कारों से है, जहां थर्मल रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया है। कोयला लदी मालगाड़ी के तीसरे वैगन में आग लगी है। देर रात हुई घटना से हड़कंप मच गया है। लोको पायलट की सतर्कता से हालांकि समय पर पता चल गया। स्टेशन मास्टर को सूचना मिलते ही राहत काम शुरू कर दिया गया। सीआईएसएफ फायर टीम ने आग पर काबू पा लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अन्य वैगनों पर आग फैलने से पहले ही आग को बुझा ली गई। बताया जा रहा है कि घर्षण से निकली चिंगारी से ये आग लगी थी। एहतियातन मालगाड़ी का रूट बदला गया। रेलवे ने जांच शुरू कर डीआरएम को रिपोर्ट भेजी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चिंगारी से आग लगी। लोडिंग के समय ही थोड़ा बहुत आग लगा हो, उसके चलते आग रास्ते में आते आते बढ़ गया। कोयला में कोयला टकराने की वजह से भी हो जाता है, आग लग जाता है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आग लगा हुआ है। लोडिंग के समय मान लीजिए थोड़ा बहुत घर्षण की वजह से भी आग लग जाता है। सूचना मिलते ही हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। थर्मल स्टेशन पर यह बड़ा हादसा हुआ है। मृत्युंजय और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, चूंकि आग लगी और आग को बुझा भी लिया गया, लेकिन क्या यातायात सामान्य हो गया है इस रूट पे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन के पास लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। वैगन पर आग की घटनाएं और सतर्कता के बाद उसे जरूर बुझाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर वैगन में घर्षण के कारण आग लग रही है कि फिर दूसरी कोई वजह है। ऐसे में एक रात 11 बजे इस तरह की जानकारी जो है वो गार्ड को मिली और तुरंत इसकी जानकारी जो है स्टेशन मास्टर को दी गई और सीआईएसएफ की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो वैगन में माल लोड हो रहा है, इसमें घर्षण के कारण और जगह लोड होते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है, आखिर बोकारो थर्मल स्टेशन में जो कोयला गुजरता है, चाहे कुसमाह से जो जाता है कई पावर स्टेशन में, इस तरह की घटना क्यों हो रही? बड़ा सवाल है कि आखिर क्या आग लगी कोयले को लोड करने के दौरान इस तरह की बातें सामने आ रही है। अगर धुआं उठता नहीं दिखता तो आगे कोयला जो रात में बदलता और आगे अन्य बोगियों में भी इसका असर रहता। तो बड़ा सवाल है। हालांकि इसके लिए रिपोर्ट तलब किया जा रहा है, रिपोर्ट दिया जा रहा है। अब कोलियरी जहां से लोड रहा है उसी पर सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखना यह है कि रेलवे इस पर किस तरह की जांच रिपोर्ट सबमिट करती है। क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आग पर काबू पा लिया गया है और यातायात सामान्य है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत योजना की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात देंगे। आज 75 रेलवे स्टेशन का शुभारंभ होने जा रहा है। रांची के भी 2 स्टेशन का शुभारंभ होगा। इसका नगरी और मुरी स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। 21 करोड़ से ये पिस्का स्टेशन चमका है। लगभग 18.8 करोड़ से मुरी स्टेशन का कायाकल्प हुआ है। चाईबासा के बिमलगढ़ स्टेशन का भी लोकार्पण इस दौरान किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। यात्रियों को इससे आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, आरामदायक यात्रा होगा, आधुनिक प्रतीक्षालय होंगे इसमें, और बताया यह जा रहा है कि इसमें अत्याधुनिक शौचालय और अत्याधुनिक जो भी सामग्री है वहां पर इस पे दिया जाएगा। स्वच्छ प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसका आज लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिव्यांगों के लिए अनुकूल सुविधाएं होंगे इस रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन पर पहुंचने के लिए चौड़ी सड़कें होंगी, यानी कि सभी तरह की अत्याधुनिक व्यवस्था किया गया है। झारखंड के रेलवे ढांचे को इससे नया विस्तार मिला है और इस विस्तार के तहत लगभग 2 स्टेशनों का जो है अमृत भारत योजना के तहत ये सौगात मिलेगा। भारत योजना के तहत आज देश भर के 75 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण होने जा रहा है। पीएम मोदी आज दोपहर 3:40 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और साथ में उस समय केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे और सभी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। लेकिन उसमें रांची रेल मंडल के 2 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं, जिसमें एक मुरी है और दूसरा है पिस्का रेलवे स्टेशन। हम इस पिस्का रेलवे स्टेशन पर हैं, जिसका जो है जीर्णोद्धार जो है आनंद विहार स्टेशन की तर्ज पर किया गया है। देख सकते हैं कि कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी है।
स्थानीय लोगों में उत्साह है। और यहाँ पर जिस तरीके से कहते हैं छोटे छोटे स्टेशन का जिस तरीके से अमृत भारत योजना के तहत जिनका जो है लोकार्पण और जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वो वास्तव में इसका स्वागत आम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन पिस्का स्टेशन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तस्वीर देखना बेहद जरूरी है कि फुट ओवर ब्रिज, मतलब कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 और 3 पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। इसके अलावा जो लोग फुट ओवरब्रिज पर नहीं चढ़ सकते हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए लिफ्ट का भी निर्माण किया गया है। साथ ही देख सकते हैं कि पूरे स्टैंड के जो स्टेशन की खूबसूरती है, बैठने के लिए वहाँ पर जो है एक बाकायदा कह सकते हैं कि स्टैंड बनाया गया है कि अगर बारिश हो, धूप हो तो आराम से लोग जो है एक जो झारखंडी लुक जो होता है एक कॉटेज की तरह, झोपड़ी की तरह, उसको देने की कोशिश की गई है। को यहाँ बड़ा स्टेशन बन गया तो उसके लिए सभी खुशी में है, अच्छा है। यहाँ रोजगार भी मिलेगा, बहुत किस्म का चीज़ मिलेगा, यहाँ आने जाने का भी सुविधा हो गया इधर खुलने से। और क्या, यहाँ पिस्का जंक्शन बन रहा है, ठीक ना, और आने आस पास का जितना पब्लिक है, मतलब आम आदमी, उन लोग के लिए रोजगार बढ़ गया है और ट्रेन भी बढ़ रहा है। फिर जैसे टाउन का जो ट्रेन था वो सब यहीं रोकेगा के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आप रिलैक्स होते हैं तो सफ़र भी आपका रिलैक्स होता है। ऐसे में अमृत भारत योजना के तहत जो नई नई तस्वीरें आ रही हैं छोटे और मंझोले स्तर के स्टेशनों की, वास्तव में उनका लुक भी अब बदला बदला नजर आ रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। चलिए, और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता संजय सिन्हा जुड़ चुके हैं। संजय जी, ये बहुत बड़ी सौगात कहा जाएगा, आरामदायक यात्रा को लेकर के अत्याधुनिक अमृत भारत योजना के तहत ये सौगात झारखंड को मिलने जा रहा है। क्या कुछ सुविधाएं होंगी उसमें और क्या कुछ तैयारी वहां पर की गई है अभी? बस हाँ मैडम, ये जी प्रस्ताव। संजय, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। संजय, क्या कुछ तैयारी है वहां पर, चूंकि मेरी आवाज आ रही है ना? यात्रा को लेकर के ये रेलवे की बड़ी सौगात है। अमृत भारत योजना के तहत 2 स्टेशनों पर ये ट्रेन दिया गया है और क्या कुछ सुविधाएं वहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिस्का स्टेशन जो है अमृत भारत योजना के तहत खुद के विकास का जैसे स्वागत कर रहा है, वो तस्वीर बेहद खूबसूरत है। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं तस्वीर आपको, कि तस्वीर पहले देख लीजिए कि पिस्का स्टेशन का जो देख सकते हैं कि अमृत भारत योजना के तहत 21 करोड़ की लागत से इसका जो बुनियादी सुविधाएं कह लें, यात्रियों की जो जरूरतें होते हैं, जितने देर यात्री स्टेशन पर आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, और जो अपनी उनकी जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर पिस्का स्टेशन का जो है यहाँ कायाकल्प किया गया है। और ऐसी स्थिति में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पीएम मोदी जो है 3:40 पर दोपहर में पिस्का जो स्टेशन है, इस समय देश भर के 75 स्टेशन जिनका अमृत योजना के तहत जो है कायाकल्प हो चुका है, उसका जो है लोकार्पण करेंगे। हमारे साथ जो है रांची रेल मंडल की CPRO हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। मैडम, पिस्का भी अब तैयार है, मोरी भी तैयार है, कैसे देखती हैं? मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखती हूँ कि हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि माननीय प्रधानमंत्री सर के नेतृत्व में ये बने हैं और आज उनका उद्घाटन होगा। पूरे भारतवर्ष में 75 ऐसे स्टेशन हैं जिनका उद्घाटन करके आज देश को मिलेंगे। अगर बुनियादी सुविधाओं की बात करें, यात्री सुविधाओं की बात करें, कोई आदमी स्टेशन पर आता है, 4 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे रुकता है, उस दौरान जो सुविधाएं होती हैं, वो सुविधाएं पिस्का स्टेशन में क्या कोई मिलने जा रही है जो चेंज हुआ है? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि पहले पिस्का स्टेशन पे कोई भी हाई लेवल प्लेटफॉर्म यहाँ पर था ही नहीं। जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम खड़े हैं, जहाँ ये प्रोग्राम भी हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सिर्फ ये स्टेशन बिल्डिंग थी, वो भी ग्राउंड लेवल की स्टेशन बिल्डिंग थी, और सीधे यहाँ पर आप पुरानी फोटोज आपने देखी होंगी, हमने भी निकलवाई हैं, तो उसमें ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये पूरा हाई लेवल प्लेटफॉर्म बना है, लो लेवल प्लेटफॉर्म था तब, और उसके बाद नई बिल्डिंग बनी है, पूरा नई, उसमें आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का भी नया विकास हुआ है, हाई लेवल करके उसको एक्सटेंशन किया है, चौड़ाई भी बढ़ाई है और एक्सटेंशन भी किया है। लिफ्ट भी दिख रहा है कि जो लोग दिव्यांग हैं, अगर मान लीजिए फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल कर, लिफ्ट भी है। पूरी 2 लिफ्ट है इस प्लेटफॉर्म से, उधर जाएंगे तो चढ़ने के लिए भी और उतरने के लिए भी, ताकि स्टेशन को दिव्यांगजन कंप्लायंट बनाए। हमारी यही तो बोले कि जैसे जैसे लगातार हम लोग देख रहे हैं कि मोरी स्टेशन की बात है, तो 11.8 करोड़ यानी 11 करोड़ 8 लाख की लागत से उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो मोरी पहले से था डेवलप, यानी कह सकते हैं था, अब उसमें नया वहाँ क्या होगा?
नहीं, मुरी स्टेशन में पहले से भी पिस्का से थोड़ा बेटर कंडीशन में था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें पूरा डेवलपमेंट था। पैसेंजर एमिनिटीज़ में उसमें भी बहुत सुधार आया है। वेटिंग एरिया बना है लोगों का, जो अप्रोच रोड से है, मतलब जैसे आप जब स्टेशन से एंट्री करेंगे तो वहीं से आप देखेंगे, वहीं से आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। पूरी अप्रोच रोड से लेके पूरा सर्कुलेटिंग एरिया बना, फिर स्टेशन प्लेटफॉर्म पे शेड्स बने, शेड्स नहीं थे जो शेड्स बने, फिर प्लेटफॉर्म की रेजिंग हुई है, बिल्डिंग के अंदर काम हुआ है। बिल्डिंग देखने से भी आपको दिखेगी कि पूरा कोटा स्टोन लग के एकदम बड़ी हुई है। देखिए, आम आदमी स्वागत कर रहे हैं। मैडम, आपकी जानकारी के बता दें, मैंने कुछ लोगों से बात की, स्थानीय लोगों से। उन्होंने कहा कि भाई रेलवे स्टेशन का जब विकास होता है तो पूरे क्षेत्र का विकास होता है, तो जाहिर है कि अब रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और जो लोग सामान बेचते हैं, यहाँ पर लोगों का आवागमन, ट्रैफिक बढ़ेगी यहाँ पर, तो विकास के नजरिए से लोग देख रहे हैं। हाँ, नहीं, ये है ही विकास पूरे एरिया का। इनफैक्ट पहले आप देखेंगे कि सिर्फ रांची रेलवे स्टेशन था, जब हटिया स्टेशन बना उसके बाद हटिया की तरफ पूरा विकास आया। उसी तरीके से अब पिस्का अच्छा डेवलप हुआ है, तो पिस्का की तरफ पूरा डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट उसकी तरफ शिफ्ट होगा। देख रहे हैं कि रांची रेल मंडल के सीपीआरओ बता रही हैं कि वास्तव में ओवरऑल विकास, देखिए रेलवे जो है आम आदमी, आम यात्रियों के आवागमन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज भी है। अब पहले लोग कहते थे कि पिस्का किसका है, मतलब पिस्का जो सुविधाओं के नाम पर कौन देखेगा क्या है, नहीं है। लेकिन अब केंद्र सरकार की जो पहल आई है कि वास्तव में अमृत भारत योजना के तहत देश भर में 1300 से ज्यादा छोटे और मझोले स्तर के जिस तरीके से स्टेशन है उनका विकास किया जा रहा है, कायाकल्प किया जा रहा है। तो जाहिर है कि यात्री जितने देर भी प्लेटफॉर्म पर रुकते हैं, 4 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, वो संतुष्ट होकर जाएं, रिलैक्स होकर जाए। जाहिर है कि जब आपका शुरुआत करते हैं कि व्यापार में भी एक कहावत है, नियम है कि बोहनी अच्छी होती है तो दिन भर अच्छा रहता है। तो इस सफर की शुरुआत अगर अच्छी हो, प्लेटफॉर्म से अच्छी हो, तो पूरा सफर भी आनंददायक होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। तो एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है अमृत भारत योजना के तहत। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और बड़ी खबर लोहरदगा से है, जहां एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए की टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई रांची स्थित आरएसएस कार्यालय में हुए बम धमाके के जांच के सिलसिले में की गई है। इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस भी एनआईए के साथ मौजूद रही। एनआईए की टीम ने पहले से न्यायिक हिरासत में बंद सैफ अंसारी और अमन अंसारी के आवास समेत कई स्थानों की तलाशी ली। छापेमारी के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगने की बात सामने आ रही है, जबकि पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रांची में आरएसएस कार्यालय पे हमला के बाद यह एक्शन देखने को मिल रहा है। 17 जून को हमला हुआ था और उसके बाद अब ये एक्शन लिया जा रहा है। एनआईए की टीम वहां पर पहुंची हुई है स्थानीय पुलिस की मदद से। जो इस हमले में शामिल थे उनके घरों की तलाशी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि कई अहम सुराग भी मिले हैं। चलिए आकाश साहू हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, आरएसएस दफ्तर पर हमले के बाद एक्शन देखा जा रहा है, एनआईए की टीम पहुंची हुई है, क्या कुछ अहम सबूत मिलने की भी सूचना है? क्या कुछ इस बारे में जानकारी आपके पास? जी, एनआईए छापामारी कर रही है। चूंकि आरएसएस कार्यालय में जो बमबारी हुई थी उसको लेके लोहरदगा से 2 आरोपी संदिग्ध पकड़ाए गए थे, जिनमें से एक सैफ अंसारी और एक अमन अंसारी के घर के ठिकानों पर एनआईए लगातार दबिश दे रही है। सूत्रों की मानी तो एनआईए ने उनके घर से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कागजात जो कि बरामद कर ले गई है, जो कि सबूत के तौर पे एनआईए आगे जाकर इसे पेश करेगी। आकाश, ये जो सैफ अंसारी और अमन अंसारी हैं, ये कौन है? वहीं के रहने वाले हैं और इनका किसी और संगठन से क्या संबंध है? जी, अभी तक तो किसी और भी संगठन से जो ताल्लुक है सामने निकल कर नहीं आई हैं, लेकिन ये लोहरदगा के रहने वाले थे और ये बाहर काम करते थे। बाहर काम करते करते शायद इनकी दोस्ती किसी से हुई होगी, जो संदिग्ध उस तरह के संगठन से काम करते हैं, उनसे दोस्ती हुई होगी। उनके बाद ही उनके कहने पर इस तरह की ये बमबारी जैसी घटना को अंजाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आकाश। तो ये बड़ी कार्रवाई और बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आरएसएस दफ्तर पर हमला हुआ था और इस हमले के बाद ये एक्शन दिखा जा रहा है। लोहरदगा में एनआईए की जांच तेज कर दी गई है और जो आरोपी हैं उनके घरों की जांच की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड में एसआईआर अभियान तेजी से चल रहा है। सरायकेला खरसावा जिले के सुदूर समानपुर गांव में प्रशासन की टीम पहुंची है, जहां आदिम जनजाति सवर समुदाय के लोगों के मतदाता सूची से जुड़े फॉर्म भरवाए गए।
अंचल अधिकारी ने ग्रामीणों को मतदान के अधिकार और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के महत्व की जानकारी दी। प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से वंचित न रहे। ग्रामीणों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे अपने समुदाय के लिए बेहद उपयोगी बताया। यद्यपि हमारे पूरे राज्य में अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है, उसमें हमारा जो सरायकेला जिला में निमडीह अंचल है, उसमें हमारे सब जगह SIR की प्रक्रिया लगभग डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो रहा है। इसमें हमारे 9 गांव जो हैं सबर परिवार आदिम जनजाति का और एक पहाड़िया जनजाति आदिम जनजाति का है। यहाँ हम लोग सभी का फॉर्म भरवा भी रहे हैं। ये प्रयास है कि कोई भी मेरा व्यक्ति ना छूटे और जो अयोग्य है किसी का नाम न जुट पाए। इसी संदर्भ में हम आए भी हैं और आते भी रहे हैं हमेशा। गांव में सीओ सर आए थे और फॉर्म खुद अप्लाई करवाए थे सर। कौन सा फॉर्म भरा जाए? SIR फॉर्म अप्लाई करवाए थे यहाँ। सभी लोग का बन गया? हाँ, हो गया सभी लोग का। लोग रहते हैं यहाँ सब्बत जाति के लोग रहते हैं। हाँ, सभी सब्बत जाति के लोग है टोटल यहाँ पे? टोटल तो पता नहीं, बट बहुत कोई 38 लोग यहाँ पर हैं। चलिए, और अगली बड़ी खबर रांची से है, जहां आज सीएम हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक होगी। कृषि और सहकारिता विभाग की ये समीक्षा बैठक होगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की इस बैठक में शामिल होंगी। साथ ही साथ 1 साल के कामकाज की समीक्षा भी होगी। कम बारिश के अनुमान पर चर्चा की संभावना है। सुखाड़ पर एक्शन प्लान पर यह मंथन होगा। और अधिक जानकारी के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज ये समीक्षा बैठक के उद्देश्य से होगी और क्या कुछ इसमें फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग का जो समीक्षा बैठक है वो आयोजित किया गया है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में ये बैठक है, जिसमें राज्य की जो कृषि मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की वो भी शामिल होंगी, विभागीय अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 1 वर्षों के कार्यकाल और कृषि के क्षेत्र में राज्य में हुए कामों का आकलन करेंगे और इसके साथ साथ जो कम बारिश इस बार हो रही है, एल नीनो की वजह से जो कम बारिश है, कहीं ना कहीं ये भी किसानों के लिए चिंता की विषय है। तो आज की जो बैठक होगी उस पर भी चर्चा की जाएगी और बैठक के बाद देखना होगा कि क्या फलाफल लेकर कर आता है और किसानों के लिए सरकार किस तरीके से आगे सोचती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव। चलिए, अब भगवान जगन्नाथ की बात करते हैं। मौसीबाड़ी प्रवास पर हैं भगवान जगन्नाथ। रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मौसीबाड़ी पहुंच चुके हैं। आज तीनों का मौसीबाड़ी में पहला दिन है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन और पूजा के लिए पहुंच रही है। भक्तों का मानना है कि जैसे हर कोई अपनी मौसी के घर जाकर स्नेह और अपनापन महसूस करता है, वैसे ही भगवान भी यहाँ विशेष अतिथि और प्रेम का आनंद ले रहे हैं। तो मौसीबाड़ी में विशेष पूजा अर्चना और सेवा का ये दौर जारी है। श्रद्धालुओं में अपार उत्साह और भक्ति का माहौल देखा जा रहा है। भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन को कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मौसीबाड़ी के मंदिर में। ये भगवान जगन्नाथ स्वामी भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने मुख्य मंदिर से मौसी बाड़ी यानी मौसी के घर पहुंच चुके हैं। जाहिर है कि भगवान जब मौसी के घर आए हों तो मौसी के घर में भी जो दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देख सकते हैं कि सुबह सुबह से ही लोग मौसी बाड़ी पहुंचने लगे हैं। मौसी के घर हम लोग आए हैं पूजा करने, जगन्नाथपुर मंदिर। बहुत अच्छा लगा हम लोग का, खुश हुए पूजा करके। भगवान से सामने अपने झोली फैला दिए। या बच्चा लोग का पढ़ने में मन लगेगा, वही भगवान से मांगे आगे भी ऐसी खुशहाली देते रहें। हाँ, सही बोला आपने। भगवान हो या इंसान, हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोग को अपने मौसी घर में जाने में कितना मजा आता था, वैसे ही भगवान भी अपने मौसी घर में आए हैं तो जगन्नाथ महाप्रभु को तो आनंद ही आनंद आ रहा होगा। वैसे भी कुछ दिन तक वो बीमार रहते हैं इससे पहले, है ना, तो उसके बाद मौसी घर मिलने आए हैं अपना मजा करने के लिए। और हम लोग भी भगवान के दर पर आए हैं कुछ मांगने के लिए। हम मौसी के घर आए हैं, मौसी भी है तो यहाँ पर हम यही आए कि बाल गोपाल सबके रक्षा करें। जगन्नाथ बाबा सबको यही है मांग रहे हैं जगन्नाथ बाबा से कि बाल गोपाल सबको रक्षा करें। अच्छा, आप भी तो किसी की मौसी होंगे?
हाँ हम भी मौसी हैं। हाँ हम भी मौसी। जब आपके बहन के बच्चे आते होंगे तो खुशी तो लगती होगी। खुशी लगता है, खूब खिलाते हैं, पिलाते हैं, रखते हैं, करते हैं, खुशी लगता है, उत्साह रहता है। किसी का प्यार बता रहे हैं कि जब बहन के बच्चे आते हैं तो जाहिर है कि एक प्यार, एक उत्साह रहता है, खूब खिलाते पिलाते हैं। जाहिर है कि भगवान भी अपनी मौसी के घर आए हैं और मौसी का घर आना हमेशा एक अनूठा संयोग होता है। खातिरदारी खूब होती है, लिहाजा भगवान की भी खातिरदारी मौसी बाड़ी में खूब हो रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। उधर धनबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बाद रणधीर वर्मा स्टेडियम में बने गुड़िया मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अगले 4 दिनों तक यहीं विराजमान रहेंगे। पहले ही दिन हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। यहाँ प्रतिदिन मेला, भजन, कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाप्रसाद का आयोजन हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आयोजकों का कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में आध्यात्म, संस्कृति और भारतीय परंपराओं से जोड़ना है। गोल्फ ग्राउंड में गुंडीचा मंदिर बनाया गया जो ठीक मेरे पीछे है और यहाँ पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा विराजमान हैं। अगले 4 दिन तक जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा यहीं रहेंगे और प्रत्येक दिन सुबह से शाम कभी भी आकर दर्शन ले सकते हैं। लेकिन संध्या 4 बजे से रात 9-10 बजे तक भव्य मेला का आयोजन है। इसमें कई सारे स्टॉल्स हैं। स्टॉल्स में यदि किसी को आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। उधर देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में आज से बंगला सावन की शुरुआत हो गई है। बंगला पंचांग के अनुसार कर्क संक्रांति से यह पर्व शुरू होता है, जिसे पश्चिम बंगाल और नेपाल के श्रद्धालु विशेष महत्व देते हैं। इस अवसर पर बाबा मंदिर में पुरोहित समाज की ओर से भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा शुरू हो गई है। बंगला सावन के पहले दिन ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। वहीं शताब्दी मेले के लेकर मंदिर प्रशासन की तैयारियां भी अंतिम चरण में है। मंगला पंचांग के अनुसार श्रावण, बंगला श्रावण, नेपाली श्रावण, हर तरह का जो ये है आरंभ हो जाएगा। उसी दिन जो है यहाँ पर बहुत दूर दूर तक जाते हैं ब्राह्मण पंडा जी समाज, पहाड़ों के बिल्वपत्र लाते हैं और बिल्वपत्र अर्पण और दर्शन जो है उसी दिन जो है आरंभ हो जाएगा। 17 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा इस मंदिर में सारा तैयारी हो चुका है। कहीं पर किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। शीघ्र दर्शनम हो या जनरल हो, हर एक जगह फोर्स भी लगा हुआ है और सारी सुविधाएं दी जा रही है। पानी भी दिया जा रहा है। पानी हर एक जगह पॉइंट पर उपलब्ध कराया गया है। कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।